हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रंडी। तो आप सभी का एग्रीकल्चर करंट अफेयर एंड जीके 2022 के 6th एपिसोड में स्वागत है। जो हमारे 2021 के 18 एपिसोड है एग्रीकल्चर करंट अफेयर के, प्लस 2022 के जो पिछले 2-3 मंथ के जो एपिसोड्स हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर में, वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो एसआरबी एओ का एग्जाम है अभी 10th मई को, और उसमें जो जनरल एग्रीकल्चर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें एक हमने आईसीआर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन उसके 2 वीडियो बनाए हैं, 2 पार्ट में उसका वीडियो कवर किया है, और साथ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इशू और आईसीआर की इंस्टीट्यूट्स की फंक्शनिंग के भी 2 वीडियो हैं। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी एसआरबीओ को एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं 10th मई को। और इसके साथ साथ ये जो जितनी भी वीडियोज हैं, हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं, जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज हैं या वेजिटेबल साइंस की है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की है, हॉर्टिकल्चर की एमसीक्यू सीरीज है, तो वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर। सो स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रंडी फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है? इसका राइट आंसर है आपका बी, पाली। पाली जो है वो इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ही डेडिकेटेड ए 500 kV सोलर प्लांट टू द नेशन इन द अनअज्यूमिंग हैमलेट ऑफ पाली इन जे&के बॉर्डर्स रीजन ऑफ सांबा। तो जो जम्मू एंड कश्मीर का जो सांबा रीजन है वहां पे एक विलेज है पाली। तो जो पाली पंचायत है वो जो है इंडिया की फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है, राइट। तो इसमें जो एक नेशनल प्रोग्राम है ग्राम ऊर्जा स्वराज प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम के अंडर इस पंचायत में 1500 सोलर पैनल लगाए गए हैं विद ए टोटल एरिया ऑफ 6408 स्क्वायर मीटर्स, जो कि प्रोवाइड करेंगे क्लीन इलेक्ट्रिसिटी टू 340 होम्स इन दिस मॉडल पंचायत। तो इस तरह से मतलब क्लीन इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा इस पूरी पंचायत में। और ये जो पंचायत है भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन चुकी है, राइट। सो नेक्स्ट इज किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर फ्रॉम। जो किसान भागीदारी एंड प्राथमिकता हमारी जो ये जो कैंपेन है ये ऑर्गेनाइज की गई थी अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। तो ये कौन से पीरियड के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी अभी रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है आपका ए, 25 अप्रैल टू 30 अप्रैल 2022 के बीच में जो ये कैंपेन चलाई गई थी, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उन्होंने ऑर्गेनाइज की ये कैंपेन किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक अंडर द आजादी का अमृत महोत्सव इन एसोसिएशन विद वेरियस अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ इंडिया है इसके साथ साथ इट विल कंडक्ट फसल बीमा पाठशाला। तो ये जो कैंपेन है किसान भागीदारी प्राथमिकता कैंपेन जो है, इस कैंपेन के अंडर जल्द ही जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ये फसल बीमा पाठशाला भी कंडक्ट करेगी एज ए जन भागीदारी मूवमेंट, राइट। तो जो किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा चलाई गई 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, और इसी कैंपेन के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा फसल बीमा पाठशाला भी कंडक्ट की जाएगी एज ए जन भागीदारी मूवमेंट, राइट। आप देख सकते हैं कि इस जो कैंपेन है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। इट एम्स टू मेक फार्मर को अवेयर करना अबाउट द की स्कीम एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उस स्कीम के जो की एस्पेक्ट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उसके बारे में किसानों को अवगत कराना, उनको अवेयर करना, राइट। जैसे कि उसके इम्पोर्टेंस क्या है, इंश्योरिंग द क्रॉप इंश्योरेंस के इम्पोर्टेंस क्या है, और हाउ टू अवेयर स्कीम बेनिफिट्स, और किसान कैसे इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट, इन द कमिंग सीजन ऑफ खरीफ 2022, ओके। एंड जो मेन फोकस होगा, जो ब्रॉडर फोकस होगा, दैट विल बी ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके साथ साथ जो रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है एंड हाउ फार्मर कैसे एनरोल कर सकते हैं इस स्कीम में और इस स्कीम के बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये भी इसका एक मेन मोटो है जो ये जो कैंपेन चलाई गई थी, राइट। और अगर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो ये कब लॉन्च की गई थी ये स्कीम? ये लॉन्च की गई थी 2016 में,
राइट। और एक इसके अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर काम करती है। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इस स्कीम ने कौन सी स्कीम्स को रिप्लेस किया? तो एक तो है नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम और दूसरी है मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। तो इन दो स्कीम्स को रिप्लेस किया गया किसके द्वारा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि 2016 में लॉन्च की गई थी, राइट। नेक्स्ट इज GI certified Madurai Mali flower is mainly exported from Tamil Nadu to एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मदुराई माली फ्लावर है, राइट, जिसको कि GI टैग भी मिल चुका है। तो ये तमिलनाडु में मेनली ग्रो किया जाता है। और ये कौन सी इसकी मेन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है? इसका राइट आंसर है आपका ए, USA एंड दुबई को, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो मदुराई माली फ्लावर है एक्चुअली में वो क्या है? जैस्मिन, जिसका बोटेनिकल नेम है जैस्मिनम ऑफिसिनेल। तो जब हम जैस्मिन ऑफिसिनेल की बात करते हैं, जैस्मिन की बात करते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर फ्लावर है और बहुत ही सेंटेड, जो इसकी खास फ्रेग्रेंस जो है उसके लिए जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लावर है इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस। क्वीन ऑफ फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है इसको, या बेले ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सक्लूसिव सेंट एंड एक्सीलेंट फ्रेग्रेंस की वजह से, राइट। तो ये जो सेंट है इस जैस्मिन फ्लावर का, इट इज सिनोनिमस विद द स्प्लेंडर ऑफ मदुराइज मीनाक्षी टेम्पल। तो मदुराई जो है दैट हैज इमर्ज्ड एज ए मेजर मार्केट फॉर द मालीगाई ग्रोन इन इट्स नेबरहुड एंड हैज इवॉल्व्ड इनटू द जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया। इसलिए जो मदुराई जो रीजन है तमिलनाडु में, वो जो एक मेजर मार्केट के रूप में उभरा है इस जैस्मिन फ्लावर के लिए, और इसको हम जैस्मिन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं अभी, राइट। मदुराई जो है रीजन है। नेक्स्ट इज इंडियाज कॉफी एक्सपोर्ट हिट ए न्यू हाई ड्यूरिंग 21 to 2022, क्लॉकिंग ओवर ए वैल्यू ऑफ। अभी रिसेंटली 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर था, उसमें इंडिया का जो कॉफी एक्सपोर्ट है दैट हैज टच्ड ए वेरी हाई वैल्यू। तो कितना वैल्यू का एक्सपोर्ट जो है वो किया गया है कॉफी एक्सपोर्ट का इंडिया का, दैट हैज मींस क्लॉकिंग ओवर ए वैल्यू ऑफ कितना? इसका राइट आंसर है आपका ए, मोर देन $1 बिलियन, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं श्री पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा कि जो कॉफी ग्रोवर एंड एक्सपोर्टर जो हैं, दे हैव एनेबल्ड रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी अमाउंटिंग टू ओवर $1 बिलियन। तो जो कॉफी ग्रोवर है हमारे देश के और जो एक्सपोर्टर हैं, तो उन्होंने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया है कॉफी का, कितनी वैल्यू का? मोर देन $1 बिलियन वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है कॉफी का, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोमिसिंग ए बूस्ट टू इंडियन कॉफी इंडस्ट्री, द कंट्रीज कॉफी एक्सपोर्ट विटनेस्ड ए स्टडी इंक्रीज ऑफ 42% इन 2021 to 2022। तो जो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें जो कॉफी एक्सपोर्ट है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, और लगभग आप देख सकते हैं कि 42% जो है कॉफी एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है इस साल जो 2021-22 में, राइट। आप देख सकते हैं कि जो श्री पीयूष गोयल जी हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं, उनके द्वारा ये एक तरह से कू ऐप में नोट भी डाला गया था कि वर्ल्ड इज बेकिंग अप विद इंडियन कॉफी, वर्ल्ड इज बेकिंग अप विद इंडियन कॉफी एंड 42% राइज इन एक्सपोर्ट इन 2021 to 2022 ओवर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल की तुलना में आप देख सकते हैं कि अभी जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कॉफी का एक्सपोर्ट कितनी वैल्यू का हमने कॉफी एक्सपोर्ट किया? $735 मिलियन का, राइट। तो 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने कितना एक्सपोर्ट किया? मोर देन 1000, राइट, मिलियन डॉलर का, मतलब मोर देन $1 बिलियन का, राइट। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले हमने 42% इंक्रीज हुआ कॉफी एक्सपोर्ट में, राइट। तो हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड इज बेकिंग अप विद इंडियन कॉफी, राइट। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच कंट्री हैज पुट बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ पाम ऑयल। अभी रिसेंटली कौन सी मेजर पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जिसने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन इंपोज किया है? इसका राइट आंसर है आपका बी, इंडोनेशिया, राइट। आप देख सकते हैं कि जो इंडोनेशिया ने अभी रिसेंटली 28 अप्रैल 2022 को ही ऑयल पाम के जो पाम ऑयल है उसके एक्सपोर्ट पे बैन इंपोज कर दिया, राइट। क्योंकि एज इन द वर्ड्स ऑफ इट्स प्रेसिडेंट जोको विडोडो, जो इसके प्रेसिडेंट हैं इंडोनेशिया के, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट कुकिंग ऑयल फॉर इट्स ओन पीपल।
इंडोनेशिया में जो उनकी खुद की जो पॉपुलेशन है उनके लिए ही जो कुकिंग ऑयल है वो उपलब्ध कराना बहुत ही मुश्किल हो गया गवर्नमेंट के लिए। इसलिए उन्होंने जो पाम ऑयल है उसके एक्सपोर्ट पे बैन इम्पोज कर दिया है, राइट। और दूसरी तरफ जो इंडोनेशिया की जो गवर्नमेंट है उनका ये भी मानना है कि वो अपने सिटीजन्स को जो कुकिंग ऑयल है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं बिलो 14,000 रुपया। मतलब हम बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 74 रुपीज इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो उससे नीचे ही वो उसकी वैल्यू रखना चाहते हैं ताकि 74 रुपीज के कम ही उसकी वैल्यू रहे, तो कम प्राइस पे अपने पॉपुलेशन को वो अपने लोगों को जो पाम ऑयल है कुक्ड ऑयल है वो प्रोवाइड कर सके। इसलिए जो इंडोनेशिया ने जो पाम ऑयल है उसकी एक्सपोर्ट पे बैन इम्पोज कर दिया है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इंडोनेशियन पाम ऑयल एक्सपोर्ट मेक अप ओवर 70% ऑफ द ग्लोबल पाम ऑयल सप्लाई। जो ग्लोबल पाम ऑयल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसका 70% शेयर तो अकेले इंडोनेशिया का ही है। मतलब इंडोनेशिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है, राइट। इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पाम ऑयल प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है। अगर हम इम्पैक्ट ऑन इंडिया की बात करें तो एटलीस्ट 70% ऑफ इंडियाज एडिबल ऑयल डिमांड इज मेट थ्रू इम्पोर्ट। तो जो इंडिया की जो 70% ऑयल डिमांड है वो किसके थ्रू मीट आउट होती है, हम इंपोर्ट करते हैं। एक्चुअली जो 70% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसकी जो ऑयल डिमांड है तो 70% तो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से, राइट। तो हाउएवर with the edible oil prices surging, shipment into the country have dropped during the last 2 seasons। अभी क्योंकि जो पाम ऑयल है जो एडिबल ऑयल है उसके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए जो उसकी प्रोक्योरमेंट है पाम ऑयल की जो इंपोर्ट है उसमें भी ड्रॉप आया है, उसमें भी गिरावट देखने को मिली है लास्ट 2 सीजन में, नवंबर से अक्टूबर की बात करेंगे हम तो, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो क्रूड पाम ऑयल इंपोर्ट है दैट हैव मेड अप 57% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्ट लास्ट सीजन अगेंस्ट 50.5% इन 2019 टू 2022, राइट। और अगर हम इंडोनेशिया के शेयर की बात करें जो टोटल क्रूड पाम ऑयल का इंपोर्ट किया जाता है तो इंडोनेशिया का शेयर अकेले 45% है। जो इंडिया में एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा हम इंडोनेशिया से ही इंपोर्ट करते हैं, 45% शेयर है इंडोनेशिया का अकेले, राइट। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एज इंडोनेशिया enjoys a large share in the Indian import basket, India will be hard pressed to find alternatives for a cheaper cooking oil such as palm oil। क्योंकि इंडोनेशिया जो है उसका मेजर शेयर है इंडियन मार्केट में पाम ऑयल एक्सपोर्ट के लिए, राइट। मतलब हम मैक्सिमम ऑयल जो है इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं, तो अभी उन्होंने बैन इम्पोज कर दिए तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत ही हार्ड होगा कि वो और सस्ते सोर्सेज से पाम ऑयल खरीद सके या उनको दूसरे सप्लायर मिल सके। हालांकि इसके दूसरी ऑप्शन जो है मलेशिया के लिए एक अच्छा चांस है अभी। अब देख सकते हैं कि इंडियाज एफर्ट टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल्स की सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए इंडिया क्या एफर्ट कर रहा है, तो इसके लिए आपको सभी को पता होगा कि भारत ने एक नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम वो लॉन्च किया था, राइट, विच इज एम्ड एट अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन एडिबल ऑयल्स, ताकि भारत सेल्फ सफिशिएंट बन सके एडिबल ऑयल्स की डिमांड में, राइट, ताकि हमें दूसरे कंट्री से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना पड़े, राइट। तो इसलिए नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, राइट। तो इसके अंडर आप देख सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड वो इंक्रीज हुई है 36.5 मिलियन टन इन 2020-21 में एज कम्पेयर टू 27 मिलियन टन इन 2014-15 में। तो आप देख सकते हैं कि 2014-15 के मुकाबले 2020-21 में जो ऑयल सीड की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है। उसी तरह एरिया जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, जैसे कि वो पहुंच गया अभी 28.8 मिलियन हेक्टेयर है, और एज कम्पेयर टू दैट पीरियड 2014-15 की बात करें तो 25.6 मिलियन हेक्टेयर था, राइट। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू कर दिया है जो ऑयल सीड की मिनी किट्स हैं विद हाई यील्डिंग सीड्स ऑफ सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड सेसम, ताकि हम जो एडिबल ऑयल्स है उसकी डिमांड को इंडिया में ही पूरा किया जा सके, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सके आने वाले टाइम में एडिबल ऑयल्स की डिमांड के लिए, एडिबल ऑयल्स की जो भी हमारी जरूरत है, राइट। नेक्स्ट इज आप देख सकते हैं इसमें कि जो मेजर आप देख सकते हैं कि जो ये डाटा है सोर्स है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, राइट। तो इसमें देख सकते हैं कि जो वर्ल्ड में जो कितने पाम ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, एडिबल ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो उसमें जो मेजर शेयर है वो किसका है, इंडोनेशिया, राइट। उसके बाद आप देख सकते हैं मलेशिया,
उसके बाद थाईलैंड एंड देन कोलंबिया, राइट। तो अब नेक्स्ट इज द सेंटर हैज फर्दर रिड्यूस्ड रॉ जूट स्टॉक लिमिट फॉर बेलर्स एंड ट्रेडर्स टू। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने जो स्टॉक लिमिट है रॉ जूट की, मतलब हम कितना मैक्सिमम रॉ जूट जो है वो स्टॉक करके रख सकते हैं, तो बेलर्स और ट्रेडर्स के लिए उस लिमिट को फर्दर रिड्यूस कर दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो वो कितना रिड्यूस किया अभी रिसेंटली, इसका राइट आंसर है आपका 500 क्विंटल्स फॉर द बेलर्स एंड 50 क्विंटल फॉर द traders, right? In the recent notification issued by Office of the Jute Commissioner, the maximum stock limit has been brought down to 500 quintal for the jute balers from 750 quintals and 50 quintal for the traders from 150 quintals. अब देख सकते हैं कि जो जूट बेलर्स हैं उनके लिए जो मैक्सिमम स्टॉक लिमिट है रॉ जूट की वो रिड्यूस कर दी गई है अप टू 500 क्विंटल्स। पहले कितनी थी 750 क्विंटल्स। और जो आपके ट्रेडर्स हैं उनके लिए 50 क्विंटल, पहले कितनी थी 150 क्विंटल, राइट। इसका मेन पर्पस क्या था, टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स एट द टाइम व्हेन द मेजर फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर फेसिंग ए शॉर्टेज फॉर द एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल। क्योंकि अभी जो आपका जो फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं मेजर, तो उनकी पैकेजिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है वो उसकी कमी हो रही है। तो इसलिए जो एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल है फूड ग्रेन्स की पैकिंग के लिए, तो उसमें कोई कमी ना आए, इसलिए उसकी सप्लाई में कोई कमी ना आए जो रॉ मटेरियल जूट का, तो इसलिए जो स्टॉक लिमिट है उसको रिड्यूस कर दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। अभी आप देख सकते हैं कि इसी साल जनवरी मंथ में ही जो लिमिट थी वो 750 रखी गई थी फॉर द बेलर्स के लिए, और राइट, और जो दूसरे हैं आपको उनके लिए 500 क्विंटल रखी गई थी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि 750 से अभी 500 क्विंटल कर दी गई है जो बेलर्स के लिए रॉ जूट की लिमिट है, स्टॉक लिमिट है। Center has put a ceiling on the stock limit with an objective to prevent hoarding of raw jute in the market and ease supply of commodity to the mills at a reasonable price. तो ये जो लिमिट इंड्यूस की गई है, इम्पोज की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि जो होर्डिंग ना हो सके उसकी जूट की मार्केट में और इजी सप्लाई से हो सके इस रॉ जूट मटेरियल की एट द रीजनेबल प्राइस पे, राइट। नेक्स्ट इज the draft proposal of the T-Bill 2022 has been put forward to replace which act? अभी रिसेंटली 2022 में टी बिल 2022 का ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये कौन से टी एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, रिपील करने के लिए रखा गया है, राइट। तो इट विल रिप्लेस द टी एक्ट 1953। ओके, तो आप देख सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने डिसाइड किया है टू रिपील द टी एक्ट ऑफ 1953। तो अब अगर आपको पूछे कि जो टी बिल 2022 है वो कौन सी टी एक्ट को रिपील करेगा, टी एक्ट 1953, राइट। तो ये एक्ट था टी एक्ट 1953, ये किस चीज से डील करता था, इट डील्स विद मैटर्स ऑफ टी कल्टीवेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ टी अंडरटेकिंग्स, कंट्रोल एंड एक्सपोर्ट ऑफ टी सीड्स एक्सेट्रा। तो जो टी की कल्टीवेशन से लेके टी का सीड का एक्सपोर्ट करने तक वो सभी चीजें जो इस टी एक्ट के 1953 के अंडर आती थी, राइट। तभी जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में ये डिक्लेयर किया कि आफ्टर मोर देन 68 ईयर्स कुछ जो इसकी एग्जिस्टिंग टी एक्ट 1953 की जो कुछ एग्जिस्टिंग क्लॉजेज हैं, कुछ प्रोपोजिशंस हैं, उनमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। और वो जो है बहुत सारी चीजें जो वो रिडेंडेंट हो चुकी हैं अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसलिए इसको रिपील करने की जरूरत है टी एक्ट ऑफ 1953 को, राइट। तो इसलिए जो डिसीजन जो है वो ऑलरेडी दिस डिसीजन हैज ऑलरेडी गॉट द शेप ऑफ द ड्राफ्ट प्रपोजिशन ऑफ ए बिल दैट इज बीइंग सर्कुलेटेड एज ट्री प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल 2022 टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ टी इंडस्ट्री, राइट। तो अगर हम जनरली टी एक्ट 1953 की बात करें तो ये कब एनेक्ट हुआ था, 28 मई 1953 को, राइट। अभी आप देख सकते हैं कि जो रैशनल फॉर द रिपील ऑफ द टी एक्ट 1953, जो टी एक्ट 1953 है उसको डिमोलिश करने के पीछे क्या रीजन है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेन रीजन है फॉर रिपीलिंग द टी एक्ट 1953 वो क्या है, दैट देयर इज ए पैराडाइम शिफ्ट, फंडामेंटल चेंज आ चुका है अभी किस तरह से टी को ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उसकी मार्केटिंग में, उसकी डिमांड में, उसको कैसे कंज्यूम किया जाता है, उसके कंज्यूम करने के तरीके में, राइट। तो इस वजह से इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो उसमें जो टी एक्ट 1953 है उसको रिपील करना जरूरी है।
और इसलिए टी बिल 2022 लाया गया है। और उसके बाद जो जितनी भी फंक्शंस हैं जो टी बोर्ड के, जैसे कि सपोर्ट करना टी की कल्टीवेशन को, टी की प्रोडक्शन को सपोर्ट करना, उसकी एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ को, टी की क्वालिटी को बढ़ाना, उसकी प्रमोशन ऑफ टी एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ टी ग्रोअर्स, तो ये सभी जो फंक्शन हैं जो टी बोर्ड के अंडर आते हैं, तो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग को एक प्रॉपर लीगल रिजीम के अंडर लाना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है बात है, और वो भी होना चाहिए। इसलिए टी बिल 2022 लाया गया है, राइट। इसलिए ये प्रपोज किया गया दैट टी एक्ट 1953 बी रिपील्ड एंड ए प्रपोज्ड लेजिस्लेशन ड्राफ्टेड टू रिफ्लेक्ट करंट रियलिटीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसलिए करंट जो टी बिल 2022 प्रेजेंट किया गया, राइट। अभी टी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडिया टी ड्रिंकर्स आर प्रोजेक्टेड टू कंज्यूम 1.3 मिलियन मीट्रिक टन्स ऑफ टी इन 2022। जो भारत में आपको पता है चाय के बहुत शौकीन हैं लोग, जो राइट, जो मेजर बेवरेज है इंडिया में कंज्यूम की जाती है वो टी ही है। तो ये प्रोजेक्ट किया गया कि 2022 में जो टी ड्रिंकर्स हैं, टी कंज्यूम जो करते हैं, दे विल कंज्यूम 1.3 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ टी इन 2022, राइट। उसके साथ आप देखें तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का इन एशिया पैसिफिक रीजन में आफ्टर चाइना, एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द बेवरेज यूजिंग नियरली 30% ऑफ द वर्ल्ड टी आउटपुट। जो वर्ल्ड की टोटल टी प्रोडक्शन है उसका 30% तो अकेले इंडिया में ही कंज्यूम होता है। तब देखते हैं कि हम जो चाय के कितने बड़े शौकीन हैं, राइट। अब देख सकते हैं कि जो ग्लोबल टी मार्केट है, ग्लोबल टी मार्केट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो डेट वाज अराउंड 207.1 बिलियन यूएस डॉलर की थी 2020 में, राइट। एंड अभी 2025 में ये कितनी ग्रो हो जाएगी, लगभग 266.7 बिलियन डॉलर की हो जाएगी 2025 तक आते आते, जो ग्लोबल टी मार्केट है, राइट। अगर हम लीडिंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात करें वर्ल्ड में तो 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग जो मेजर टी एक्सपोर्टिंग कंट्री थी वो कौन सी थी, चाइना, उसके बाद श्रीलंका, कीनिया एंड इंडिया। तो इंडिया जो 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का वर्ल्ड में, राइट। फर्स्ट कौन हो गया, चाइना, जो लीडिंग एक्सपोर्टर कौन हो गया टी का वर्ल्ड में, चाइना। सेकंड लार्जेस्ट कौन हो गया, श्रीलंका, थर्ड कीनिया, एंड फोर्थ जो वो इंडिया, राइट। नेक्स्ट इज Actinomyces coeus is a newly discovered species of dash by ICR and VFGR. Actinomyces coeus एक न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है, किसकी, किसके द्वारा डिस्कवर की गई, आईसीआर का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है उसके द्वारा। तो जो Actinomyces coeus जो है ये किसकी स्पीसीज है, तो दिस इज अ स्पीसीज ऑफ श्रिम्प की न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है, जिसको हम झींगा भी बोलते हैं हिंदी में। तो आप देख सकते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम द आईसीआर का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है, तो उन्होंने डिस्कवर की है न्यू स्पीसीज ऑफ श्रिम्प, जिसका की नाम रखा गया है Actinomyces coeus, राइट। और ये जो स्पीसीज है इट वाज कलेक्टेड एट द डेप्थ ऑफ 1 to 2 मीटर फ्रॉम द कोरल एटोल ऑफ अगत्ती आइलैंड, राइट, विच इज अ पार्ट ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो कि लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है उसका पार्ट है, जो अगत्ती आइलैंड है। तो वहां से ये स्पीसीज जो वो कलेक्ट की गई, राइट। अब देख सकते हैं कि जो नई स्पीसीज है इसका नाम रखा गया कोयस, जो स्पीसीज है कोयस, इसका नाम दिया गया कोयस टू ऑनर द लोकल कम्युनिटी ऑन द लक्षद्वीप आइलैंड, एज कोयस फॉर्म एन इंपॉर्टेंट एथनिक कम्युनिटी ऑन द आइलैंड। जो लक्षद्वीप आइलैंड में एक लोकल कम्युनिटी है, इसका नाम है कोयस, नाम की एक लोकल कम्युनिटी है जो कि एथनिक कम्युनिटी है उस आइलैंड में। तो उनको ऑनर करने के लिए ही, उनके सम्मान में ही ये जो स्पीसीज का नाम जो है कोयस रखा गया है, राइट। हु है, तो ये आप इस कोयस कम्युनिटी की बात करें तो दे हैव मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज ऑफ द सोसाइटी। जो आपकी सोसाइटी की हेरिटेज है उसकी डेवलपमेंट और प्रिजर्वेशन में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो उसी कोयस कम्युनिटी को, जो लोकल कम्युनिटी है, उसी को ऑनर करने के लिए जो स्पीसीज का नाम कोयस रखा गया है, राइट। जो अगर हम आईसीआर के नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज की बात करें तो ये कब स्टेब्लिश हुआ था, दिसंबर 1983 में, राइट। और इसका मेन काम क्या है, जो एनबी नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है ये कंडक्ट करता है मेनली एक्सप्लोरेटरी सर्वेज ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड विद स्पेशल फोकस ऑन फिश एंड श्रिम्प स्पीसीज पे, राइट। अभी रिसेंटली जो एनबी नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज है इसके साइंटिस्टों ने अभी रिसेंटली, उससे पहले भी एक नई स्पीसीज डिस्कवर की थी श्रिम्प की, राइट, पेरिक्लिमिनेला अगेती, राइट, विच वॉज नेम्ड आफ्टर द अगेती आइलैंड, जो कि अगेती आइलैंड में डिस्कवर की थी, तो इससे स्पीसीज का नाम अगेती हो गया। और एक अरेबियनेंसिस
जो कि नेम्ड आफ्टर अरेबियन सी में डिस्कवर की गई थी, राइट, 2020 में। और ये जो 2019 में डिस्कवर की गई थी, राइट, ये भी अदर स्पीसीज है श्रिम्प की। नेक्स्ट इज स्वर्णा सुरक्षा इज ए न्यू वैरायटी ऑफ, स्वर्णा सुरक्षा जो है न्यूली डेवलप्ड वैरायटी है किसकी, राइट आंसर है आपका सी, फैवाबीन की, राइट। तो आप देख सकते हैं कि जो फैवाबीन की वैरायटी है स्वर्णा सुरक्षा, ये मेनली डेवलप की गई है फॉर द रेन फेड सिचुएशन अंडर द बिहार एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, रेन फेड कंडीशन के लिए। तो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि रेन फेड वैरायटी है स्वर्णा सुरक्षा फैवाबीन की, फैवाबीन जिसको हम ब्रॉड बीन भी कहते हैं, बीसिया फैवा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्टिविटी यील्ड की बात करें तो 2.5 टू 3.1 टन पर हेक्टेयर थी, जो कि 40% ज्यादा थी किससे, जो स्टैंडर्ड वैरायटी थी, जो चेक वैरायटी थी विक्रांत, उससे 40% ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी इस वैरायटी की, स्वर्ण सुरक्षा की, राइट। और ये जो वैरायटी है इट इज आल्सो रिच इन मिनरल्स जैसे कि आयरन, मैंगनीज एंड जिंक में भी रिच है। और इसमें जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है उसका कंटेंट भी बहुत लो है, जैसे कि टैनिन और फाइटेट, ये जो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है लेग्यूम्स में, तो इसका कंटेंट भी काफी लो है। और ये जो वैरायटी है डिजीज और इंसेक्ट के लिए भी रेजिस्टेंट है, मॉडरेटली रेजिस्टेंट है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेनरी एंड जय हिंद। और ये जो हमारा चैनल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए रिलेटेड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अगर आपको अच्छा पसंद आ रहे हैं वीडियो तो काइंडली शेयर करें अपने कलीग्स के साथ। जय हिंद, थैंक यू।